फिर है मेरा कि अगर किसी पर्सन ने इन्फ्रिंजमेंट कर दिया इस पेटेंट का तो क्या होगा। इन्फ्रिंजमेंट का मतलब क्या है? इन्फ्रिंजमेंट का मतलब है कि पेटेंट, सपोज करो कि पेटेंट में जो इन्वेंशन पेटेंटेड थी उसका आपने यूज कर लिया, ठीक है। तो ये क्या हुआ कि पेटेंट के अंदर जो भी टर्म्स ऑफ कंडीशंस थी आपने उसका इन्फ्रिंजमेंट किया है, आपने उसका विरोध किया है। तो उस केस में क्या होगा, आपने उसका वायलेशन किया। तो उस केस में बहुत से एक्ट बनाए गए हैं उस पर्सन को पनिश करने के लिए, ठीक है। So patent infringement means the violation of the exclusive rights of the patent holder। मतलब कि exclusive क्यों? क्योंकि कुछ ही जो rights हैं वो exclusively से patent holder को मिले हैं। क्योंकि patent holder कौन है? जिसने invention create करी, तो उसको कुछ exclusive rights मिले हैं। अब ये जो rights हैं, अगर आपने ये rights उससे छीन लिए या फिर आपने ये जो terms of conditions थी patent में आपने उनको violate किया, तो उस केस में माना जाएगा कि आपने patent का infringement किया है, ठीक है। So as discussed earlier, patent rights are the exclusive rights granted by the government to an inventor over his invention for a limited period of time। तो हम लोग को पता ही है कि जो पेटेंट राइट्स हैं वो कुछ एक्सक्लूसिव राइट्स हैं जो सिर्फ पेटेंट ओनर को मिलते हैं। और ये कौन ग्रांट करते हैं? ये गवर्नमेंट ग्रांट करती है। किसको ग्रांट करती है? इन्वेंटर को ग्रांट करती है, और एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए। उसके बाद आपको उस पेटेंट को रिन्यू करवाना पड़ता है, ठीक है। In other words, if any person exercises the exclusive rights of a patent holder without the patent owner authorization, then that person is liable for patent infringement। और अगर किसी पर्सन ने ये जो भी रूल्स रेगुलेशंस इनको तोड़ने की कोशिश की तो वहां पर वो पेटेंट इन्फ्रिंजमेंट के लिए लाइबल हो जाता है, ठीक है। अब है सेक्शंस 104 टू 114 ऑफ द पेटेंट्स एक्ट। जो हमने पेटेंट अमेंडमेंट एक्ट पढ़ा था ये उससे अलग है। ये पेटेंट एक्ट है जो 1970 में आया था, प्रोवाइड गाइडलाइंस रिलेटिंग टू पेटेंट इन्फ्रिंजमेंट। तो बेसिकली जो पेटेंट एक्ट 1970 में आया था वहां पर इस पेटेंट इन्फ्रिंजमेंट के लिए चीजें मेंशन है। हमें वो चीजों को नहीं पढ़ना है, हमें पढ़ना क्या, हमें टाइप्स ऑफ इन्फ्रिंजमेंट पढ़ना है कि कितने तरह से क्या किस किस टाइप से इन्फ्रिंजमेंट होता है, ठीक है। Unlike the design law, the patent law does not specify as to what infringement of a patented product or process. However, the following acts when committed without the consent of the patentee, patentee कौन है? Patentee है मेरा patent owner, shall about to infringement making। या फिर अब कौन सी केस में infringement होगा? सबसे पहला केस जो मैंने पीछे ही बताया था कि अगर आपने उसको यूज किया है, उसको मेक की, बनाने की कोशिश की है, सेल के लिए दिया है, या फिर उसको बेचने की कोशिश की है, इंपोर्ट करने की कोशिश की है, तो उस केस में आप पेटेंट इन्फ्रिंजमेंट के केस में आ जाते हो। या फिर सेकेंड केस में जो आपने जो उस प्रोडक्ट को, जो इन्वेंशन को बनाने का प्रोसेस था आपने उसको यूज किया है या उसको बेचने की कोशिश की है या फिर उसको इंपोर्ट करा है, ठीक है। तो ये दोनों सिनेरियो है, या तो अपने प्रोडक्ट को यूज किया है या फिर आपने उसके प्रोसेस को यूज किया है, तो उस केस में आप पेटेंट इन्फ्रिंजमेंट के अंडर आ जाते हैं, ठीक है। अब मेरा आता है, जैसे मैंने बताया था कि पेटेंट इन्फ्रिंजमेंट हमें पढ़ना है, ये इंपॉर्टेंट है। सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेटेंट इन्फ्रिंजमेंट। So there are different ways another party may infringe on your patent, including direct infringement, indirect infringement, contributory infringement। अब देखते हैं इसको एक एक करके। So what is direct infringement? This occurs when a product covered by a patent is manufactured without permission। तो यहाँ पर बेसिकली क्या लिखा है कि एक ऐसा प्रोडक्ट जो कि पेटेंट ओनर ने बनाया है उसको किसी ने मैन्युफैक्चर कर दिया और बेसिकली उस पर्टिकुलर पर्सन की परमिशन नहीं दी, पेटेंट ओनर की परमिशन नहीं दी, तो ये तो डायरेक्ट इन्फ्रिंजमेंट हो गया जो हम लोग पीछे भी देख रहे थे कि उसकी इन्वेंशन को यूज करना या फिर उसको बनाना, ठीक है। इनडायरेक्ट इन्फ्रिंजमेंट क्या होगा? एन इनडायरेक्ट इन्फ्रिंजर मे इंड्यूस इन्फ्रिंजमेंट बाय इनकरेजिंग और एडिंग अनदर इन इन्फ्रिंजिंग अ पेटेंट। तो बेसिकली इनडायरेक्ट क्या होगा कि आपने इनडायरेक्टली उस जो पेटेंट ओनर थे उसके राइट्स को एक्सप्लॉइट किया है। कैसे? आपने इन्फ्रिंजमेंट करने के लिए, आपने उसके राइट्स को एक्सप्लॉइट करने के लिए आपने किसी दूसरे पर्सन की हेल्प ली है या फिर किसी दूसरे पर्सन को इंकरेज किया है कि आप इस पर्टिकुलर पेटेंट को इन्फ्रिंज करो। तो आपने खुद से तो नहीं किया, आपने किसी दूसरे पर्सन से करवाया, इसीलिए ये इनडायरेक्ट इन्फ्रिंजमेंट होता है, ठीक है। नेक्स्ट है मेरा कॉन्ट्रीब्यूटरी इन्फ्रिंजमेंट। सो दिस अकर्स व्हेन अ पार्टी सप्लाइज अ डायरेक्ट इन्फ्रिंजर विद अ पार्ट दैट हैज नो सब्सटैंशियल नॉन इन्फ्रिंजिंग यूज। तो यहाँ पर कॉन्ट्रीब्यूटरी इन्फ्रिंजमेंट क्या होता है कि जो भी पार्टी होगी वो क्या करेगी, वो एक डायरेक्ट इन्फ्रिंजर को, मतलब एक ऐसा इन्फ्रिंजर जो कि आपका जो भी प्रोडक्ट है वो डायरेक्टली मैन्युफैक्चर कर सकता था आपके परमिशन के बिना, तो आपने उसको क्या किया, आपने उसको एक ऐसा पार्ट दे दिया जो कि नॉन इन्फ्रिंजिंग यूज का हो, मतलब आपने एक डायरेक्ट इन्फ्रिंजर को इनडायरेक्ट इन्फ्रिंजमेंट टूल्स दे दिए, तो वो है मेरा कॉन्ट्रीब्यूटरी इन्फ्रिंजमेंट, ठीक है।
नेक्स्ट है मेरा लिटरल इन्फ्रिंजमेंट। सो दिस एग्जिस्ट if there is a direct correspondence between the words in the patent claim and the infringing device। तो यहाँ पर क्या बताया गया है, लिटरल इन्फ्रिंजमेंट का क्या मतलब है कि कुछ कुछ वर्ड से प्रॉब्लम हुई होगी, है ना। तो जब यहाँ पर क्या होता है कि एक डायरेक्ट करस्पॉन्डेंस किसके बीच में, जो पेटेंट क्लेम्स में जो चीजें लिखी हैं वो और जो इन्फ्रिंजिंग डिवाइस है उनके बीच में अगर कोई रिलेशन एग्जिस्ट करता है तो वो होता है मेरा लिटरल इन्फ्रिंजमेंट। जैसे कि even if an invention does not literally infringe the patent, it may still infringe under the doctrine of equivalent, a device that performs the substantially same task in substantially the same way to achieve substantially the same result infringes the patent under this doctrine। देखो तो ये जो वर्ड है ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, लेकिन हाँ देखो इसका मतलब क्या है कि लिटरल इन्फ्रिंजमेंट का मतलब होता है कि मैंने बताया था ना कि पेटेंट में आपको चीजें लिस्ट आउट करनी पड़ती हैं, लिखनी पड़ती हैं, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा कि सपोज करो आपने कुछ चीजें लिखी कि इस केस में अगर ये होगा तो आपका जो चीज है वो इन्फ्रिंज हो जाएगी पेटेंट, या ये टर्म होगा तो ये चीज इन्फ्रिंज हो जाएगी, लेकिन आपने लिटरली वो चीज नहीं लिखी, लेकिन तब भी वो पेटेंट का इन्फ्रिंजमेंट है। मतलब कि किसी पर्सन है, सपोज करो किसी पर्सन ने आपका जो पेटेंट है उसको इन्फ्रिंज किया और आपको पता है कि वो चीज इन्फ्रिंज है, लेकिन आपने पेटेंट में अपने वो चीज लिटरली मतलब बाय वर्ड्स मेंशन नहीं की है, लेकिन फिर भी वो लिटरल इन्फ्रिंजमेंट के अंदर आएगा क्योंकि वो इन्फ्रिंजमेंट है। अब यहाँ पर एग्जाम्पल क्या लिया गया है, एक ऐसा डिवाइस जो कि सेम टास्क परफॉर्म कर रहा है, सेम वे में कर रहा है और सेम रिजल्ट ला रहा है, तो उस केस में इसको हम इन्फ्रिंजमेंट बोलेंगे, ठीक है। तो सपोज करो कि आपने एक ऐसा चीज बनाई, एक ऐसा डिवाइस बनाया जो कि क्या कर रहा है, जो कि लोगों को कुछ भी हो सकता है कि लोगों के लिए कुछ बना रहा है, ठीक है। तो उसका टास्क भी सेम है, उसका उस चीज को उस आउटपुट तक पहुंचने का तरीका भी सेम है और जो रिजल्ट मिल रहा है सब चीजों को करके वो भी सेम है, तो ये क्या होगा, ये लिटरल इन्फ्रिंजमेंट हो गया, ठीक है। If the court finds infringement, it must still determine whether the infringement was willful। लेकिन इस केस में यहाँ पर क्या होता है, कोर्ट को चेक करना पड़ता है कि ये जो इन्फ्रिंजमेंट था ये किसी ने अपने पूरे विल से किया, कि अपनी इच्छा से किया, या फिर गलती से हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है मेरा विलफुल इन्फ्रिंजमेंट, हमने पीछे देखा था। सो विलफुल इन्फ्रिंजमेंट इन्वॉल्व्स intentional disregard for another's patent rights and encompasses both direct and intentional copying and continued infringement after the notice। तो यहाँ पर क्या है कि आपका जो भी पेटेंट है उसकी जो आपकी राइट्स हैं, पेटेंट राइट्स, वो किसी ने इंटेंशनली वहां पर चीजों को लेने की कोशिश की है, इंटेंशनली इन्फ्रिंज करने की कोशिश की है। किसी पर्सन ने अगर इंटेंशनली आपके प्रोडक्ट को कॉपी करने की कोशिश की है और उसको पता है कि ये इन्वेंशन बन चुकी है, ये इन्वेंशन पेटेंट हो चुकी है, तो उस केस में ये विलफुल इन्फ्रिंजमेंट के अंदर आएगा, ठीक है। सो पेटेंट यूजर्स एंड इन्वेंटर्स शुड एम्प्लॉय पेटेंट attorneys to ensure that the use of a patent is valid and non-infringing। Even if the infringement is later found, the attempt to secure a legal opinion is evidence that the infringement was not willful। If the court finds that the infringement was willful, अगर कोर्ट ने देखा कि वो जो infringement था वो जानबूझ के किया गया था, intentionally किया गया था, so the infringer faces a substantial financial penalty। so उस केस में जो भी infringer होगा उसको एक financial penalty देनी पड़ेगी। A willful infringer may end up paying triple the amount of actual damages suffered by the patent holder as well as the plaintiff attorney fees। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो भी पेटेंट ओनर्स होते हैं, जो इन्वेंटर्स होते हैं, वो क्या करते हैं, वो पेटेंट अटॉर्नीज को रखते हैं और वो इंश्योर, अभी पेटेंट अटॉर्नीज क्यों रखते हैं, ये पेटेंट अटॉर्नीज इसलिए रखते हैं ताकि ये जो पेटेंट अटॉर्नीज हैं ये इंश्योर करवा सकें कि उनका जो पेटेंट है वो वैलिड रहे और वो नॉन इन्फ्रिंजिंग रहे, मतलब उसको कोई इन्फ्रिंज ना कर सके। अब अगर सपोज करो कि किसी पर्सन ने इन्फ्रिंजमेंट कर दिया, ठीक है, और कोर्ट ने पता लगा के देखा कि वो जो इन्फ्रिंजमेंट था वो विलफुल था, तो उस केस में जो भी इन्फ्रिंजर होगा, जिसने पेटेंट को इन्फ्रिंज किया होगा, उस केस में उस इन्फ्रिंजर को एक ऐसा अमाउंट पे करना पड़ेगा जिसको हम लोग फाइनेंशियल पेनल्टी भी कह रहे हैं। वो अमाउंट जो होगा वो ट्रिपल होगा, मतलब उस बेसिकली उस इन्फ्रिंजमेंट से जो ओनर है पेटेंट का, उसको जितना डैमेज हुआ है उस इन्फ्रिंजर को उसका ट्रिपल अमाउंट देना पड़ेगा। साथ ही साथ, अब ये तो पेटेंट होल्डर का हो गया, साथ ही साथ जो अटॉर्नी की फीस होगी वो अलग से मेरे इन्फ्रिंजर को ही देनी होगी, ठीक है। तो ये चीजें मेरी यहाँ पर आती हैं। फिर है मेरा पेटेंट इन्फ्रिंजमेंट से पेनल्टीज क्या होती है, क्या क्या चीजें होती हैं।
So when a court finds infringement, the infringer usually must pay damages to the patent holder, either in the form of actual damage or a reasonable royalty for the unauthorized use. तो जैसे मैंने बताया ट्रिपल अमाउंट देना पड़ता है. So actual damages includes loss. अब यहाँ पर क्या हो सकता है, या तो एक्चुअल डैमेज के केस में उसको कंपनसेशन देनी होगी, पैसा देना होगा, या फिर रीजनेबल रॉयल्टी में. अब एक्चुअल डैमेज क्या हो गया कि लॉस्ट प्रॉफिट द पेटेंट होल्डर वुड हैव रियलाइज्ड बट फॉर द इन्फ्रिंजमेंट, while a reasonable royalty depends on the type of product, other royalty arrangement and time remaining on the patent and other issues. तो ये सारी चीजें इसके अंदर आ गई. So in addition to damage, the prevailing party is also entitled to cost. Cost include court filing fees and related litigation expenses. तो ये सारे expenses as a penalty मेरे infringer को देने पड़ते हैं. ठीक है. फिर है in addition to the infringing damage, a patent owner may stop the infringement, continue to produce infringing product. The court typically, as a matter of course, issues a permanent injunction after the infringer is held liable for violating the patent. In some instances, the patent holder will seek a preliminary injunction at the outset of the lawsuit where he or she can show no detriment to the public interest. If the injunction is granted, a substantial likelihood of success on the merits of the case and more compelling hardship for the patent holder if the infringer continues his or her activities while the case proceeds. The patent holder will find it difficult to get a preliminary injunction unless a prior adjudication prove the validity of the patent. तो suppose करो कि जैसे मैंने बताया कि आपको अटॉर्नी चाहिए होते हैं अपने पेटेंट को बेसिकली वैलिड करवाने के लिए, उसको चेक करवाने के लिए. तो अगर आपका जो पेटेंट का जो इन्फ्रिंजर है उसने अगर लॉ में प्रूव कर दिया कि आपको जो भी वो चीजें कर रहा है वो डेट्रीमेंटल नहीं है, वो एज अ प्रॉब्लम नहीं है, तो उस केस में पेटेंट होल्डर को थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है और उस केस में उसको अपना पेटेंट को वैलिडेट भी करवाना पड़ता है. तभी जो लोग होते हैं वो अटॉर्नीज को अपॉइंट करते हैं ताकि वो अपने पेटेंट को वैलिडेट करवा सकें. ठीक है. नेक्स्ट है मेरा छोटा सा टॉपिक जो होती हैं इन्फ्रिंजिंग एक्टिविटीज और नॉन इन्फ्रिंजिंग एक्टिविटीज. तो इन्फ्रिंजिंग एक्टिविटीज क्या है? सो द पेटेंट एक्ट ऑफ 1970 डज नॉट प्रोवाइड एन एक्सॉस्टिव लिस्ट ऑफ एक्टिविटी दैट कॉन्स्टिट्यूट इन्फ्रिंजमेंट. सो ऐसी एक्टिविटीज जो इन्फ्रिंजमेंट के अंदर आती हैं वो मेरी इन्फ्रिंजिंग एक्टिविटीज होती हैं. However, Section 48 of the Act grants exclusive rights to the patent holder, allowing them to prevent third party from engaging in activities such as making, using, offering for sale, selling or importing the patented invention in India without the patentee's consent. Consequently, any action by a third party that breaches the right granted to the patent holder would be considered an infringement. तो वही चीज यहाँ पर लिखी है, ऐसी सारी एक्टिविटीज, ऐसी सारी चीजें जो इन्फ्रिंजमेंट है, जिनसे इन्फ्रिंजमेंट हो सकता है, जैसे आपने किसी की चीज बना दी या फिर उसको यूज कर दिया या फिर उसको सेल करने की कोशिश की, तो ऐसी सारी चीजें मेरी इन्फ्रिंजिंग एक्टिविटीज में आती हैं और इस केस में आपको वहां पर पेनल्टी देनी पड़ सकती है, आपको पनिशमेंट भी मिल सकती है. तो यहाँ पर मेरी इन्फ्रिंजिंग एक्टिविटीज हो गई. ठीक है. नॉन इन्फ्रिंजिंग क्या हो गई? नॉन इन्फ्रिंजिंग हो गई जहां से आपको इन्फ्रिंजमेंट नहीं होता है, जैसे कि Sections 47, 49 and 107A of the Patent Act 1970 delineate specific activities related to patented inventions that do not constitute infringement. These exemptions can be termed as statutory exemptions to the infringement. The statutory exemptions to infringement include आपने किसी गवर्नमेंट की चीज को यूज कर लिया तो वो इन्फ्रिंजमेंट नहीं होगा. एग्जेम्पशंस फॉर रिसर्च, तो मैंने बताया था कि साइंटिफिक रिसर्च वाले में आप यूज कर सकते हो और डेवलपमेंट पर्पस के लिए भी यूज कर सकते हो, वहां पर ये नॉन इन्फ्रिंजिंग होगी. उसके बाद सप्लाई ऑफ मेडिसिनल ड्रग्स टू मेडिकल इंस्टीट्यूशंस बाय द गवर्नमेंट. तो मेडिसिनल जो ड्रग है उनको सप्लाई करना, उनको पहुंचाना मेडिकल इंस्टीट्यूट में जो कि गवर्नमेंट की तरफ से है. उसके बाद है यूज ऑफ पेटेंटेड इन्वेंशन ऑन फॉरेन वेसल्स, जो मैंने बताया भी था कि वेसल्स पे नॉन इन्फ्रिंजिंग एक्टिविटी होती है, वहां पर इन्फ्रिंजमेंट नहीं आ सकता. और बोलर एग्जेम्पशंस एंड पैरेलल इंपोर्ट्स, तो इंपोर्ट के केस में भी मेरे नॉन इन्फ्रिंजिंग होता है. ठीक है. तो ये चीज याद रखना, वैसे तो पेपर में नहीं आएगा लेकिन अपने नॉलेज के लिए याद रख लो कि कौन सी एक्टिविटीज इन्फ्रिंजिंग एक्टिविटीज है और कौन सी नॉन इन्फ्रिंजिंग. तो इनमें से एक दो पढ़ लेना. ठीक है. इसी के साथ साथ मेरा पूरा पेटेंट का टॉपिक खत्म होता है. हमने सब कुछ पढ़ा, पेटेंट को फाइल कैसे करते हैं, क्या राइट्स पेटेंट के ओनर को मिलते हैं, पेटेंट होता क्या है, पेटेंट को एक्सप्लॉइट करेंगे तो पेनल्टी क्या होगी, पेटेंट इन्फ्रिंजमेंट क्या है, टाइप्स ऑफ इन्फ्रिंजमेंट क्या है. तो मुझे लगता है कि आपको पेटेंट का पूरा टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा. अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें. थैंक यू.